10% हो सकता है इस बार मतदान पिछली बार के मुकाबले कम रहे। लेकिन आज एग्जिट पोल्स का दिन है, इसीलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से आपको याद दिला दूं, अब से थोड़ी ही देर बाद बाकी सारे चैनलों पर भी आप एग्जिट पोल्स के आंकड़े देखेंगे, लेकिन न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य सबसे सटीक एनालिसिस आपको दिखाएगा 13 तारीख को क्या होने वाला है। आपको थोड़ी देर में मोटा मोटा आइडिया जरूर हो जाएगा। मेरे साथ स्टूडियो में विनोद शर्मा जी पहले से बैठे हुए हैं, अभय दुबे अभी आ रहे हैं और अब मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी आ गए हैं। सुकेश, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आपके हिसाब से ज्यादा अहम यह चुनाव बीजेपी के लिए है, कांग्रेस के लिए है या फिर जेडीएस के लिए है? करो या मरो वाला चुनाव किस पार्टी के लिए है? मतलब बीजेपी के लिए 2024 के लिहाज से अहम है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पर्सपेक्टिव से के हिसाब से आप देखते हैं, उस हिसाब से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो सदर्न स्टेट में जो उसके फुटप्रिंट है वो 2024 के पहले खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस अगर ये चुनाव हार जाती है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन कांग्रेस अगर ये चुनाव जीतती है तो उसके पास एक स्टेट होगा। अगर वो बड़े मार्जिन से जीतती है तो एक अंडरलाइन करने के लिए उसके पास कहने के लिए होगा कि मोदी के इतने मैसिव कैंपेन के बावजूद हमने बीजेपी को पछाड़ दिया, और जो 3 स्टेटों तक महदूद हो गई है पार्टी, वो चौथा बड़ा स्टेट कर्नाटका मिलेगा और सदर्न स्टेट में उसकी एक बार फिर से सरकार बनेगी। जेडीएस के लिए जरूर ये करो या मरो का सवाल है। अगर जो ट्रेंड बता रहे हैं कि उनके वोटर्स कांग्रेस में शिफ्ट हो सकते हैं, हुए हैं, तो ये अगर अभी 85 के बाद से कोई सरकार वहां रिपीट नहीं हुई, करीब 1999 में मेरे ख्याल से ये पार्टी बनी थी, उसके बाद ये किसी न किसी रोल में वहां रही है। कम विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री रहे हैं एचडी कुमारस्वामी, तो एक बैलेंसिंग फोर्स बन के वहां उभरे हैं जो बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं सरकार बनाने में। क्या वो भूमिका यहां उनकी रहती है? बीजेपी अंदर खाने बहुत उम्मीद लगाए बैठी है कि जेडीएस का परफॉर्मेंस अगर ठीक रहता है, अगर वो अपना किला बचाने में कामयाब रहते हैं तो बाद में उनके साथ नेगोशिएट कर सकती है। ये ध्यान में रखते हुए कि बीजेपी ने आज तक कभी भी कर्नाटक में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं किया। 113 का आंकड़ा उन्होंने पार नहीं किया है। जब अपने हेडेज में थे तब भी वो 113 के आंकड़े को नहीं छू पाए। पिछली बार भी वो 104 पे रह गए थे, जबकि मैं आपको करेक्ट कर दूं 72.38%। 2018 में 72.38% पोलिंग हुई थी और ये बड़ी मैसिव पोलिंग मानी गई थी उस समय, और कांग्रेस चुनाव हार गई थी। ये अलग बात है कि उसे 2.5% वोट ज्यादा मिले थे, क्योंकि ये कहते हैं कि उसका वोट इवनली स्प्रेड है कर्नाटक में, और कम वोट पाके भी बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बनी थी, 104 सीटें मिली थी। इस बार 66% पोलिंग सब्जेक्ट टू करेक्शन है, वो 5 बजे तक हुई है, 1 घंटे की पोलिंग अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं भी 72-73% के आसपास होना चाहिए। क्या ये मैसिव पोल पिछली बार की तरह एंटी इनकम्बेंसी दिखाता है? लेकिन आजकल एक ट्रेंड प्रो इनकम्बेंसी का है। ये प्रो इनकम्बेंसी वाला टर्नआउट है क्या, ये देखने वाली बात होगी। ये कहते हुए कि जो लोकल लीडरशिप है, दे हैव बीन मार्ड इनटू कंट्रोवर्सी। भ्रष्टाचार के बहुत संगीन आरोप उन पे लगे हैं। जो राष्ट्रीय नेता बीजेपी के गए थे, उन्होंने भी मोदी का नाम, मोदी का काम गिनवाया है। उन्होंने लोकल इश्यूज पे बात नहीं की है। कांग्रेस ने स्टिक किया लोकल इशू पे, मतलब इक्का दुक्का जो नो बॉल हुए वो अलग, लेकिन मोर और लेस वो लोकल इश्यूज पे उनका पूरा कैंपेन था। खैर, थोड़ी देर में हमारा जो चाणक्य का एग्जिट पोल है उसका पहला रुझान आना शुरू होगा, और उससे शायद हम कुछ नतीजे पे पहुंचने में वो सहायक होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, और याद दिला दूं क्योंकि चर्चा उसी विषय में हो रही है, बीजेपी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 2008 में था, जब उसने 110 सीटें जीती थी। बहुमत से थोड़ी सी दूर रह गई थी बीजेपी, और पिछले चुनाव में था 104। इसके अलावा 13 में 40 सीटें थी, 2004 में 79 सीटें थी। 13 वो वक्त था जब येदियुरप्पा पार्टी छोड़कर चले गए थे। 13 और तो जेडीएस जो थी वो दूसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। दोनों को 40 सीटें मिली थी, लेकिन वोट ज्यादा मिला था कुमारस्वामी को, बीजेपी को उससे कम वोट मिला था। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 132 सीटें 1999 में मिली थी और 122 2013 में, जिसके बाद वो 80 पर आ गई थी पिछले चुनाव में। और जेडीएस का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वही 2004 में हुआ था, 58 सीटें जीती थी जेडीएस ने। और इस बार माना जा रहा है
कि अगर जेडीएस एक बात बताऊं, 40 के आसपास नहीं आती है तो उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो सकता है। अभय जी कुछ मैं कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी का सारे देश में विभिन्न राज्यों में जो विकास हुआ है जरा उसके ऊपर नजर डालिए।